Hello guys, welcome back with another video on the chapter Indian Economy on the Eve of Independence. आज हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के ऊपर, जैसे 3 कंपोनेंट जो हमारे एक्सप्लॉइट होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा एक जनरल टॉपिक पे बात करेंगे कि उस टाइम पे इंडिया में क्या कितने लोग रहते थे, क्या पॉपुलेशन थी, क्या पॉपुलेशन में लोग पढ़े लिखे थे, कितने लोग पैदा हो रहे थे, कितने मर रहे थे, कितने लोग किस जगह काम करते थे। जनरल डिस्कशन आज हम लोग एक करेंगे जो कि हमारे एक इंडियन इकोनॉमी के एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग उस समय के बात करेंगे। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आज हम लोग बात किस चीज पे करेंगे? डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि हमारी प्रोफाइल है कैसी, मतलब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक्चुअली में है कैसी, क्या है उसमें। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ता है सेंसस। क्या करने पड़ते हैं? सेंसस। सेंसस क्या होते हैं? जनगणना। जैसे हम लोग हिंदी में अगर बोलते हैं जनगणना यानी कि पॉपुलेशन सेंसस। इस पॉपुलेशन सेंसस में हम अपनी जितनी भी पॉपुलेशन उनका डिटेल रिव्यू करते हैं कि कितने लोग रहते हैं, किस उम्र के रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने नवजात बच्चे हैं। यानी इन शॉर्ट हम अपनी पूरी कंट्री की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस डिटेल रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन सेंसस। ये पॉपुलेशन सेंसस सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट करी थी इन द ईयर 1881। 1881 में यानी 1881 में सबसे पहली बार ये पॉपुलेशन सेंसस हुई थी और उसके बाद से हर 10 साल में ये परफॉर्म की जाती है। अब अगले साल ही 2021 में हमारी नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस परफॉर्म की जाएगी जिसमें हमारी कंट्री की फिर से पॉपुलेशन काउंट की जाएगी। तो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल जाननी है तो उसके लिए आपको पॉपुलेशन सेंसस करना जरूरी है। पॉपुलेशन सेंसस में अपनी पॉपुलेशन का एक डिटेल रिव्यू करते हैं और सबसे पहली बार जो पॉपुलेशन सेंसस हुई थी वो 1881 में हुई थी और इस 1881 में जो पहली बार पॉपुलेशन सेंसस की थी वो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश रूल के टाइम पे की। अब इस पॉपुलेशन सेंसस में सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सबसे पहली चीज क्या है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो इन द ईयर ऑफ 1947 या इन द एरा ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड जो हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट था वो बहुत ज्यादा हाई था। बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होने के पीछे रीजन ये था कि हमारे यहाँ जो लोग थे वो बहुत ज्यादा और किसी ऑक्यूपेशन सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत ज्यादा काम नहीं करते थे। तो इस वजह से उनकी हेल्थ जो थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से या मेडिकल फैसिलिटी अच्छी ना होने की वजह से उनका जो डेथ रेट था वो बहुत ज्यादा था। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें तो हर 1000 लोगों में अगर हम काउंट करें, 1000 लोगों की काउंटिंग करी तो उसमें डेफिनेटली ये होता था कि 40 से 50 लोग तो थे वो मर ही जाते थे। मतलब हर 1000 में 50 लोग तो मर जाना निश्चित है, वो भी अपने एक मतलब जो एक एवरेज लाइफ थी उससे पहले ही हो जाते थे। सेकेंड चीज मेरी आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो बच्चे आपके 1 साल से पहले ही मर गए, मतलब कि वो बॉर्न हुए या नहीं हुए बट उनकी लाइफ के 1 साल के पहले ही वो मर जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो उस टाइम का रेशियो था वो क्या था? 1000 में से अप्रोक्सीमेटली 225 लोग जो थे वो मर जाते थे। मतलब हर 1000 बच्चों में से 225 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल से कम उम्र में ही मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? क्योंकि भाई हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, लोगों को गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए थी, अगर गर्ल चाइल्ड हुई तो वैसे ही मार देते थे। दूसरी चीज उनके इतनी ज्यादा मतलब मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो अगर बच्चा थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड हुआ तो वो मर जाता था। तो अगर आपके बच्चे, अगर आप जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 1 साल से कम उम्र में मर जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उस टाइम पे ये रेट था 1000 में से अप्रोक्सीमेटली 225 या 225 के आसपास। आज के टाइम पे ये रेट है हमारा 1000 में से ओनली 60 यानी कि 60 बच्चों के आसपास अभी भी मर रहे हैं। बट हाँ, फिर भी ये जो रेट है वो 4 टाइम्स हमारा कम हो गया है। नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का यहाँ पे मतलब होता है कि एक एवरेज पर्सन या कोई भी एक पर्सन एवरेज जितने साल जी रहा है उस एवरेज लाइफ स्पैन को हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। यानी कि कोई भी जो पर्सन है वो एक एवरेज लाइफ जितने साल जी रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट उस टाइम पे यानी कि 19th सेंचुरी में था ओनली 32 ईयर्स। यानी एक इंसान, कोई भी इंसान
उसकी जो एवरेज लाइफ थी वो 32 साल में मर ही जाता था। अब आप कहेंगे सर जी क्यों? उस टाइम तो खाना पीना इतना अच्छा था, हेल्दी फूड थे, सारी चीजें नेचुरल होती थी, फिर भी जल्दी मर जाता था। तो हाँ, वो इस वजह से क्योंकि वो उस टाइम पे कर्ज में दब जाता था, गरीबी में मर जाता था, हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से मर जाता था। तो इन शॉर्ट उस टाइम पे फैसिलिटीज ना अवेलेबल होने की वजह से हमारा जो पर्सन था उसकी एवरेज लाइफ स्पैन जो थी वो थी 32 ईयर्स की। बट आज के टाइम पे जो हमारा लाइफ स्पैन है वो हो गया 68 ईयर्स का, क्योंकि हमारे इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई है, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गई है कि हम इंसान को 2-4 साल तो मेडिसिन पे ही जिंदा रख सकते हैं। तो आज के टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो है 68 ईयर्स का, और उस टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो था हमारा 32 ईयर्स का। इसके बाद आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब है कि उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी में कितने लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 15% लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, और बाकी जितने भी 85% लोग थे वो सब गंवार थे, सब इलिटरेट पर्सन थे। तो इस इलिटरेसी की वजह से भी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही थी। तो उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या था, सिर्फ और सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे क्या थे, वो सिर्फ अपना नाम पढ़ पाते थे या चीजें पढ़ पाते थे, समझ फिर भी नहीं पाते थे। तो उस टाइम पे 15% लोग लिटरेट थे, 85% इलिटरेट थे, और उन 15% में भी हमारा जो फीमेल रेशियो था वो काफी ज्यादा कम था। अप्रोक्सीमेटली 2 या 3% फीमेल्स पढ़ी लिखी थी, बाकी सारे मेल्स थे। तो लिटरेसी रेट कम था हमारे यहाँ, इसी वजह से इंडिया की ग्रोथ और ज्यादा नहीं हो पाई। लास्ट पॉइंट मेरा आता है 1921 अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हम लोग 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि 1921 से पहले हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कभी बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, 2-4 साल बढ़ती चली जाए, फिर 8-10 साल कमी होती चली जाए, मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं थी। हमारे यहाँ जो रेट थे वो कम ज्यादा हो रहे थे। बट आफ्टर द 1921 हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, या जो इंडिया की पॉपुलेशन तब से आज तक कंसिस्टेंटली राइज ही हो रही है, कभी भी फॉल नहीं करी है। अब फॉल करने का मतलब क्या है, जैसे 1921 में 10 थी, तो 22 में 12 हो गई, फिर 14 हो गई, फिर अब 2-2 के रेट से बढ़ी, अगली बार को 15 हो जाए, 1 के रेट से बढ़ी, तो बढ़ ही रही है, भले वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़े या डिक्रीजिंग रेट से बढ़े। बट 1921 के बाद हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कंसिस्टेंटली राइज ही कर रही है। इसी वजह से हम लोग 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन है वो कंसिस्टेंसी से बढ़ती ही चली जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये थे हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि हमारे इंडिया में कितने लोग ऐसे थे जो ऑक्यूपेशन में कहां इन्वॉल्व थे, कितने लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, कितने लोग इंडस्ट्री में थे, कितने लोग सर्विस सेक्टर में थे। तो ये सारी चीजें हमारे कौन से पर्सन कहां पे इन्वॉल्व थे। सबसे पहले मेरा आता है एग्रीकल्चर। उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, यानी कि ज्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व थे। बट उस एग्रीकल्चर सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन आता था वो बहुत ज्यादा लो आता था। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर में 72% लोग इन्वॉल्व थे, मतलब हर 100 में से 72% इन्वॉल्व किसमें, एग्रीकल्चर। वहीं जापान में सिर्फ ये 12 था, अमेरिका में सिर्फ 2 लोग और जर्मनी में सिर्फ 4 लोग। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया का जो वर्किंग रेट था वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा था। इसी वजह से जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर था हमारे एग्रीकल्चर गुड्स का, और वहीं जो बाकी कंट्रीज थी यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना ज्यादा नहीं था। इसी वजह से ये जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो इंडिया से ही परचेज करते थे। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हमारे ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, तो कोई भी टेक्नोलॉजी में या फिर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं था। सेकंड मेरा आता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो उस टाइम पे इंडिया में सिर्फ 9 लोग, मतलब 100 में से सिर्फ और सिर्फ 9 लोग ऐसे थे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। वहीं अमेरिका में था 32, जापान में था 32 और इंग्लैंड में था मेरा 42। यानी यहाँ पे देखिए कि हमारे अमेरिका, जापान और इंग्लैंड ये कंट्रीज ऐसी थी जो फोकस कर रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, और इसी वजह से आज के टाइम पे ये वेल डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं क्योंकि इन्होंने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। वहीं इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्रीज है क्योंकि इंडिया ने फोकस किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती क्योंकि भाई जितना खेत है उतनी ही खेती करोगे, खेती तो ज्यादा होगी नहीं। हाँ, खरीद लो तो एक अलग बात है, बट उसमें ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो इसी वजह से हमारी जो इंडिया की ऑक्यूपेशन है वहां पे 72% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं,
9% लोग हमारे सेकेंड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, और बाकी जो हमारे 12% 18% लोग बचते हैं, वो 18% लोग हमारे इन्वॉल्व हैं सर्विस सेक्टर में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज की, तो बाकी कंट्रीज में उन लोगों ने एग्रीकल्चर पे कम ध्यान दिया और इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से आज उनके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, इंडस्ट्रीज भी अवेलेबल हैं, और वो एक वेल डेवलप्ड कंट्रीज। हाँ, और रही बात उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के शॉर्टेज की, तो वो इंडिया से परचेज करके उसको फुलफिल कर लेते हैं। अब इसी की वजह से कि यहाँ देखो ये 72 रेशियो है और ये 9 रेशियो है, इसी वजह से ये कहलाता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ, कि हमारे इंडिया में एक अनबैलेंस ग्रोथ की सिचुएशन आ गई थी कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे बट वहां पे ग्रोथ नहीं थी, इंडस्ट्री में कम लोग इन्वॉल्व थे, इस वजह से वहां पे ग्रोथ हो नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे एक अनबैलेंस ग्रोथ की सिचुएशन आ गई थी कि कोई भी जो सेक्टर है वो बैलेंस ग्रो नहीं कर रहा है, कभी एग्रीकल्चर ज्यादा, कभी इंडस्ट्री ज्यादा, जिस वजह से एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था और हमारी जो इकोनॉमी थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात करी हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल की और हमारे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई एडवाइस, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। थैंक यू।